Auzubillahiminash-shaytanir-rajeem. Bismillahir-rahmanir-rahim. The topic we are going to cover in today's video is adverse drug reactions. क्लिनिकल फार्मेसी 7th सेमेस्टर का चैप्टर नंबर 7 है फार्माकोविजिलेंस, जिसके अंदर हम आज जो टॉपिक कवर करेंगे वो है टॉपिक बी, एडवर्स ड्रग रिएक्शंस। इस वीडियो में जो हम टॉपिक्स डिस्कस करेंगे वो हैं थैलिडोमाइड ट्रेजेडी, पब्लिसिटी एरर किस तरह से इफेक्ट कर रहा होता है, मीडिया रिपोर्टिंग ड्रग सेफ्टी के ऊपर जो होती है वो किस तरह से पेशेंट का व्यू इफेक्ट होता है, उसकी वजह से पेशेंट के व्यूज को किस तरह से वो इन्फ्लुएंस कर रही होती है, प्रोविजनल डायग्नोसिस और डिफरेंशियल डायग्नोसिस में क्या डिफरेंस है, एडीआर की जो WHO ने डेफिनेशन दी थी वो क्या थी, उसमें कौन से कंटेंट्स थे, उस डेफिनेशन में क्या फ्लॉज थे, और जो एडवर्ड एंड एरनसन ने न्यू डेफिनेशन दी थी वो किस तरह से WHO की डेफिनेशन से अच्छी थी। फिर हम देखेंगे एडवर्स ड्रग रिएक्शन और एडवर्स ड्रग इफेक्ट में क्या डिफरेंसेस हैं, साइड इफेक्ट और एडवर्स ड्रग रिएक्शन में क्या डिफरेंस है, और एडवर्स ड्रग इवेंट एंड एडवर्स ड्रग रिएक्शन के अंदर क्या डिफरेंस है। तो लेक्चर नंबर 1 के अंदर हम ये 4 to 5 टॉपिक्स को कवर करेंगे इंशाल्लाह। तो स्टार्ट करते हैं एडवर्स ड्रग रिएक्शन से। हमें इस चीज का पता है, हम कोई भी जो मेडिसिन खा रहे होते हैं हमारा एम क्या होता है, हमारा एम यही होता है कि जो डिजायर्ड थेराप्यूटिक इफेक्ट है वो हमारा अचीव हो। इसको हम बुक से कर लेते हैं, ये हमारे पास रोगर एंड वॉकर का चैप्टर नंबर 5 है एडवर्स ड्रग रिएक्शन, उस बुक से हम ये चैप्टर स्टार्ट करेंगे। इंट्रोडक्शन में वो हमें यही बता रहा है कि हम कोई भी जब मेडिसिन लेते हैं तो हमारा एम होता है कि हम डिजायर्ड थेराप्यूटिक इफेक्ट को अचीव कर सकें, लेकिन हमें इस बात का भी पता है कि कोई भी ड्रग 100% सेफ नहीं होती। जब हम कोई भी ड्रग लेते हैं डिजायर्ड थेराप्यूटिक इफेक्ट के साथ साथ अनवांटेड एडीआरस, अनवांटेड एडवर्स ड्रग इफेक्ट्स भी आ रहे होते हैं। अब ये हेल्थ केयर प्रोफेशनल का काम है, उनको इसके बारे में अवेयरनेस होनी चाहिए ताकि वो पोस्ट मार्केटिंग सर्वेलियंस के अंदर अपना रोल प्ले कर सकें, मेडिसिन की सेफ्टी और एफिकेसी को वो इंश्योर कर सकें। जो सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे फ्रॉम हियर थैलिडोमाइड डिजास्टर, या जिसको हम थैलिडोमाइड ट्रेजेडी भी कह रहे होते हैं। इस थैलिडोमाइड ट्रेजेडी के अंदर बेसिकली वो हमें क्या बताता है, जो पब्लिक अटेंशन इस वर्ड को, इस टर्म को दी गई थी एडवर्स ड्रग रिएक्शन को, वो थैलिडोमाइड ट्रेजेडी से ही स्टार्ट हुई थी। ये ड्रग हमारे पास 1957 के अंदर फर्स्ट टाइम मार्केटेड हुई थी, फर्स्ट टाइम लॉन्च हुई थी। ओरिजिनली इसको एज अ सिडेटिव यूज किया जा रहा था। तो साइंटिस्ट्स का या उस टाइम जो भी वर्कर्स थे उनका ये ख्याल था कि ये मोस्ट रिमार्केबल ड्रग है, इसकी कोई टॉक्सिसिटीज नहीं होती। अब इस स्टेटमेंट की वजह से उन्होंने क्या किया, इसके प्रेगनेंसी के अंदर ट्रायल्स नहीं किए। जब प्रेगनेंसी के अंदर इस ड्रग के ट्रायल्स नहीं किए तो प्रेग्नेंट लेडीज में विदाउट ट्रायल्स इस ड्रग को उन्होंने एडमिनिस्टर करवा दिया मोशन सिकनेस के लिए। ओरिजिनली ये ड्रग एज अ सिडेटिव यूज हो रही थी, लेकिन मोशन सिकनेस के लिए प्रेगनेंसी के अंदर उन्होंने इसको एडमिनिस्टर करवा दिया। अब जब ये ड्रग 1957 में लॉन्च हुई थी तो एडमिनिस्ट्रेशन हुई प्रेगनेंसी के अंदर, तो 1961 में आफ्टर 2 इयर्स ऐसा हुआ कि उस ड्रग के जब ट्रायल्स भी नहीं हुए थे तो उस ड्रग की वजह से एडवर्स इफेक्ट्स रिपोर्ट हुए। उसमें हुआ ये कि 8,000 से 12,000 बच्चे ऐसे पैदा हुए जिनके लिम्स जो थे वो डिफॉर्म्ड थे। अब इतने बड़ी इस ड्रग की वजह से एडवर्स ड्रग रिपोर्ट हुआ, तो फिर उन्होंने क्या किया, इस ड्रग को 2 साल बाद मार्केट से विदड्रॉ कर लिया। 1967 के अंदर इस ड्रग को मार्केट से विदड्रॉ कर लिया गया। तो इस वाले पैराग्राफ के अंदर वो थैलिडोमाइड डिजास्टर में यही बताता है कि ड्रग्स जो है फर्स्ट टाइम 1957 में आई थी। फिर उनका ये ख्याल था कि मोस्ट रिमार्केबल ड्रग है, फिर उन्होंने इसकी टॉक्सिक डोजेज उनका ख्याल था कि नहीं होती, प्रेगनेंसी के अंदर एडमिनिस्टर करवाई, उसकी वजह से क्या हुआ कि बर्थ डिफेक्ट्स आए, तो मार्केट से इस ड्रग को 1967 के अंदर विड्रॉ कर लिया गया। तो ये काफी इंपॉर्टेंट हमारे पास फर्स्ट इसका पॉइंट था थैलिडोमाइड ट्रेजेडी वाला। सेकंड इसके अंदर वो हमें यहाँ पे बताता है
सेकेंड एग्जांपल उसने जो हमें यहाँ पे दी वो नॉन सिलेक्टिव बीटा ब्लॉकर की दी, प्रेक्टोलोल। ये 1970 में मार्केट में लॉन्च की गई थी। इस ड्रग की वजह से उसने कहा कि बहुत सीरियस हमारे पास रैशेस आए, सोरियासिस हुई। सोरियासिस हमारे पास क्या है, स्किन डिसऑर्डर जिसमें स्किन सेल्स मल्टीप्लाई करते हैं 10 टाइम्स फास्टर देन नॉर्मल, तो स्किन के ऊपर बम्पी रेड पैचेस अपीयर होते हैं और उसके ऊपर वाइट स्केलिंग हुई होती है। अब ये भी एक बहुत बड़ा एडवर्स रिएक्शन आ रहा था जिसकी वजह से इस ड्रग को मार्केट से 4 इयर्स के बाद विड्रॉ कर दिया गया। थर्ड एग्जांपल वो यहाँ पे हमें दे रहा है कॉक्स 2 ड्रग्स की, जो नॉन स्टेरॉइडल एंटी इंफ्लेमेटरी ड्रग्स हैं, जिसमें वो सेलिकॉक्सिब की एग्जांपल दे रहा है। ये हमने एनसेट्स के अंदर भी पढ़ी थी, सेलिकॉक्सिब, पेरिकॉक्सिब एंड इटोरिकॉक्सिब। तो सेलिकॉक्सिब 1998 में इंट्रोड्यूस हुई, रोफिकॉक्सिब 1999 में मार्केट के अंदर आई। इन ड्रग्स की वजह से क्या हुआ, उसने कहा कि डोज रिलेटेड इंक्रीज्ड रिस्क ऑफ सीवीएस इवेंट्स, थ्रोम्बोटिक रिस्क था जिसकी वजह से। तो इस ड्रग को भी फिर मार्केट से उन्होंने बैन कर दिया, मार्केट से उठा लिया इस ड्रग को। फर्दर जो आगे अब यहाँ पे हम देखेंगे नेक्स्ट पेज के ऊपर पैराग्राफ है, उस पैराग्राफ में वो हमें ये बता रहा है कि मीडिया रिपोर्टिंग किस तरह से ड्रग की सेफ्टी को इन्फ्लुएंस करती है, पेशेंट्स पर्सपेक्टिव, पेशेंट्स व्यू ऑफ मेडिसिन किस तरह से इफेक्ट हो रहा होता है अगर एक चीज की रिपोर्टिंग, मीडिया रिपोर्टिंग ठीक ना हो। इस जगह पे भैया हमें बता रहे हैं, ये स्टेटमेंट है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। मीडिया रिपोर्टिंग किस तरह से ड्रग की सेफ्टी को इफेक्ट कर रही है। अब यहाँ पे हमारे पास क्या हुआ, इस तरह से कि हमारे पास एक पेपर उन्होंने पब्लिश किया एंड्रयू वेकफील्ड ने। उस पेपर में उन्होंने कहा कि एमएमआर वैक्सीन जो है, मीजल्स मम्प्स एंड रेबीज वैक्सीन, उसका लिंक है ऑटिज्म से। अब ऑटिज्म हमारे पास क्या है, ऑटिज्म हमारे पास एक स्पीच डिसऑर्डर है, डेवलपमेंटल डिसऑर्डर है, जिसमें बेसिकली सोशल इंटरेक्शन में, कम्युनिकेशन में डिफिकल्टीज होती हैं, रिस्ट्रिक्टेड रेपिटेटिव बिहेवियर होता है। अब उस पेपर के अंदर, उस आर्टिकल के अंदर उन्होंने कहा कि जो मीजल्स मम्प्स और रेबीज वैक्सीन लगवाते हैं उनको ऑटिज्म हो जाती है। अब इस स्टेटमेंट की वजह से पेपर में उन्होंने इस पॉइंट को दिया, ठीक है। अब ये पॉइंट के ऊपर उनके पास कोई एविडेंसेस नहीं थे, उन्होंने जस्ट ये एक स्टेटमेंट दे दी। अब इस स्टेटमेंट की पब्लिसिटी एरर की वजह से क्या हुआ, पेरेंट्स का कॉन्फिडेंस शेक कर गया। जब पेरेंट्स का कॉन्फिडेंस शेक किया, उन्होंने बच्चों को मीजल्स मम्प्स रेबीज वैक्सीन लगवाना बंद कर दी। अब जब वो वैक्सीन बच्चों के नहीं लगी तो कुछ सालों बाद ये हुआ कि एमएमआर नहीं लगने की वजह से मीजल्स और मम्प्स का आउटब्रेक हुआ। तो इस तरह से उसने हमें बताया कि पब्लिसिटी एरर की वजह से पेशेंट कंप्लायंस भी कम हो जाती है, जो पेरेंट्स का कॉन्फिडेंस है, पेशेंट का कॉन्फिडेंस है, वो भी शेक करता है। तो इस तरह से मीडिया रिपोर्टिंग भी ड्रग की सेफ्टी को इन्फ्लुएंस कर रही होती है। नेक्स्ट अब आगे है असेसिंग द सेफ्टी ऑफ ड्रग्स। अब वो हमें ये बता रहा है कि जब कोई भी ड्रग मार्केट के अंदर इंट्रोड्यूस होती है तो उसकी सेफ्टी प्रोफाइल जो होती है वो प्रोविजनल होती है। अब जहन में आता है प्रोविजनल से क्या मतलब है। अब प्रोविजनल में अगर हम देखें तो डायग्नोसिस भी हमने दो तरह के पढ़े थे, एक होता है प्रोविजनल डायग्नोसिस, एक होता है डिफरेंशियल डायग्नोसिस। प्रोविंशियल डायग्नोसिस कौन सा डायग्नोसिस होता है, जो इनिशियल डायग्नोसिस होता है जिससे फर्दर इन्वेस्टिगेशंस प्लान की जाती हैं। जो जनरल डायग्नोसिस होता है क्लिनिकल इंप्रेशन के ऊपर बेस करता है, विदाउट लैब इन्वेस्टिगेशन, जो इनिशियली किया जा रहा होता है। डिफरेंशियल डायग्नोसिस क्या है, अब दो या दो से ज्यादा डिजीजेस के सिमिलर साइन एंड सिम्टम्स हो सकते हैं, उनमें से अब हम क्या करते हैं, फर्दर लैब इन्वेस्टिगेशंस करते हैं, फर्दर उसके ऊपर टेस्टिंग की जाती है और फिर हम किसी एक डिजीज की तरफ अपने डायग्नोसिस को रिस्ट्रिक्ट करते हैं। तो वो होता है डिफरेंशियल डायग्नोसिस। सिमिलरली हमारे पास सेफ्टी भी दो तरह की है, प्रोविजनल सेफ्टी एंड एक्चुअल सेफ्टी। प्रोविजनल सेफ्टी क्या है, ये कंडीशनल सेफ्टी है, वो सेफ्टी जो आफ्टर ट्रायल्स की जा रही है। इसमें हम 100% श्योर नहीं है, ड्रग मार्केट के अंदर अभी लॉन्च नहीं हुई, फेज 3 ट्रायल्स तक की जो सेफ्टी हम इंश्योर कर रहे हैं वो प्रोविजनल सेफ्टी है। एक्चुअल सेफ्टी क्या है, जब ड्रग मार्केट के अंदर लॉन्च हो गई, फेज 4 ट्रायल्स हो गए, अब वो इतने सारे लोग खा रहे हैं, उस ड्रग के एडीआर्स रिपोर्ट हो रहे हैं, वो आहिस्ता आहिस्ता लीफलेट्स के अंदर भी हम मेंशन करते जा रहे हैं। अब उस ड्रग की जो सेफ्टी होती है उसको हम कहते हैं एक्चुअल सेफ्टी। अब हमें इस बात का पता है कि जो प्री मार्केटिंग क्लिनिकल ट्रायल्स होते हैं उसमें हमारे पास लिमिटेड नंबर ऑफ लोग, जो पीपल हैं वो इन्वॉल्व होते हैं, जिस तरह 2500 पेशेंट्स हमने क्लिनिकल ट्रायल्स में पढ़ा हुआ है कि फेज 0 के अंदर हमारे पास 10 to 15 सब्जेक्ट्स हैं, फेज 1 में 20 to 100 हेल्दी वॉलंटियर्स होते हैं,
फेज 2 क्लिनिकल ट्रायल्स में 100 to 300 पेशेंट्स होते हैं, और जो फेज 4 क्लिनिकल ट्रायल्स है उसमें हमारे पास सेवरल हंड्रेड तक पेशेंट्स की जो हमारे पास होती है वो काउंट जा सकती है। अब जब हमारे पास लिमिटेड नंबर ऑफ लोग इसके अंदर इन्वॉल्व होते हैं, ज्यादा हमारे पास बड़े लेवल के ऊपर तो नहीं क्लिनिकल स्टडीज की जा रही होती। अब जब एक ड्रग कम लोगों में दी जा रही है, एडवर्स ड्रग रिएक्शंस भी कम रिपोर्ट होंगे। वही ड्रग जब हमारे पास पूरी सोसाइटी के अंदर जा रही है, बहुत ज्यादा लोग उससे एक्सपोज हो रहे हैं, तो उस ड्रग के एडवर्स ड्रग रिएक्शंस भी बहुत ज्यादा आएंगे। तो इनिशियली तो हमारे पास शॉर्ट टर्म एडीआर्स होते हैं वो रिपोर्ट होते हैं। जो डिलेड इफेक्ट्स हैं वो तो कुछ सालों बाद ही हमारे पास आ रहे होते हैं। डिलेड में मसलन रिप्रोडक्टिव सिस्टम पे जो इफेक्ट्स हैं, स्किन के ऊपर जो इफेक्ट्स आ रहे हैं, कार्सिनोजेनिक इफेक्ट्स हैं ड्रग्स के, वो हमारे पास डिलेड इफेक्ट्स हैं। वो फौरन तो नहीं आते, वो तो कुछ सालों के बाद आ रहे होते हैं। तो इनिशियली कोई भी ड्रग जब मार्केट में जाती है तो उसकी सेफ्टी को हम क्या कहते हैं, प्रोविजनल सेफ्टी। हमें इस चीज का पता है कि ये ड्रॉबैक है हमारे पास। जो प्री मार्केटिंग क्लिनिकल ट्रायल्स में लिमिटेड लोग इन्वॉल्व थे, ये ड्रॉबैक है, हमारी स्टडी की लिमिटेशन है। और हम हमेशा कौन से लोगों के ऊपर ये क्लिनिकल ट्रायल्स करते हैं, जिनमें मल्टीपल डिजीज ना हो, कॉम्प्लेक्स ड्रग हिस्ट्रीज ना हो, पॉलीफार्मेसी ना हो। हम हमेशा क्लिनिकल ट्रायल्स के लिए उन लोगों को सिलेक्ट कर रहे होते हैं। इस चीज को हम यहाँ पे देखेंगे। फेज 4 जो क्लिनिकल ट्रायल्स हैं ये इंडिविजुअल लेवल स्टडीज हैं। इसमें मल्टीपल डिजीज पेशेंट्स को हम नहीं सिलेक्ट करते, पॉलीफार्मेसी ना हो, कॉम्प्लेक्स हिस्ट्रीज ना हो। उन पेशेंट्स को सिलेक्ट करते हैं जिनमें ये सब कुछ नहीं होता। और क्लिनिकल ट्रायल्स के अंदर पेशेंट पर्सपेक्टिव को एक्सक्लूड कर दिया जाता है। क्लिनिकल ट्रायल्स में ट्रेडिशनल फार्मेसी वाली अप्रोच होती है, पेशेंट का कॉन्सेंट तो होता है लेकिन पर्सपेक्टिव डॉक्टर का होता है। और जो नॉर्मल डोज के ऊपर इफेक्ट्स आते हैं उनको हम एडवर्स ड्रग रिएक्शंस कहते हैं। जो ओवर डोज और टॉक्सिक डोज पे होते हैं उनको हम एडीआर्स नहीं काउंट करते। हमेशा जो नॉर्मल डोज पे इफेक्ट्स आते हैं उन्हीं को हम एडवर्स ड्रग रिएक्शंस कह रहे होते हैं। अब इस स्टेटमेंट से क्या मतलब है कि नॉर्मल डोज के ऊपर, फॉर एग्जांपल अब एक बंदा हिपेटिक कंप्रोमाइज्ड है या किडनी कंप्रोमाइज्ड है, हम उसको नॉर्मल एडल्ट डोज दे दें, उसके अंदर क्या होगा, एडवर्स ड्रग रिएक्शंस आएंगे। अब उनको हम एडवर्स ड्रग रिएक्शंस नहीं कहेंगे, क्यों? क्योंकि वो बंदा हिपेटिक कंप्रोमाइज था, उसकी डोज कैलकुलेशन होनी थी, उसको कैलकुलेटेड डोज एडमिनिस्टर करवानी थी। उसकी जो कैलकुलेटेड डोज थी वो उसके लिए नॉर्मल डोज थी। हमने क्या किया, उसको नॉर्मल एडल्ट डोज दे दी। अब उसको जो हमने नॉर्मल एडल्ट डोज दी है वो उसके लिए ओवर डोज है। तो उस तरह के रिएक्शंस को हम एडीआर्स नहीं कहते। तो एडीआर्स में ये चीज हमेशा याद रखनी है, वो हमेशा नॉर्मल डोज के ऊपर आ रही होती है। नेक्स्ट जो हम डिस्कस करेंगे वो है हमारे पास डेफिनेशंस। WHO ने जो हमें डेफिनेशन दी थी एडवर्स ड्रग रिएक्शन की, उन्होंने कहा था अ रिस्पॉन्स टू अ ड्रग दैट इज नॉक्शियस एंड अनइंटेंडेड एंड occurs at doses normally used in men for the prophylaxis, diagnosis or therapy of disease or for modification of physiological function। क्या मतलब है इससे हमें ये पता चला कि एक ऐसा रिस्पॉन्स है जो अनइंटेंडेड है, हमें नहीं चाहिए, नॉर्मल डोज के ऊपर आ रहा है, हम उसको प्रोफाइलेक्टिक थेरेपी में भी यूज कर रहे हैं, ड्रग को डायग्नोसिस में या किसी डिजीज की प्रिवेंटिव थेरेपी के अंदर, तो हमारे पास क्या होता है, वो रिएक्शन आ रहा होता है। अब हमने यहाँ पे चीज मेंशन की है नॉर्मल डोज। अब ये याद रखना है कि हिपेटिक कंप्रोमाइज, किडनी कंप्रोमाइज, एज के हिसाब से हमें वो सारा कुछ डोज मैनेज करनी पड़ती है। उनको हम नॉर्मल डोज के ऊपर जो दे रहे हैं वो एडीआरस होंगे, लेकिन अगर उनकी हम डोज कैलकुलेट किए बगैर उनमें एडमिनिस्टर करवा रहे हैं ड्रग, अब उनमें रिएक्शंस रिपोर्ट होंगे तो उनको हम एडीआरस नहीं कहेंगे। अब इस डेफिनेशन में जो WHO ने दी इसमें क्या फ्लॉज थे, कौन से पॉइंट्स थे जो इस डेफिनेशन के अंदर क्लियर नहीं हुए। फर्स्ट ऑफ ऑल इस डेफिनेशन के अंदर उन्होंने हमें ये नहीं बताया कि अगर ड्रग कंटेमिनेट हो, फॉर एग्जांपल ड्यूरिंग फॉर्मुलेशन उस ड्रग में कोई कंटेमिनेशन हो जाए, उस तरह की ड्रग एडमिनिस्टर करवाने से जो रिएक्शंस आएंगे उनको एडीआरस कहेंगे या नहीं कहेंगे। सेकेंडली हमारा एक फ्लॉ ये था कि उस ड्रग के अंदर अगर अल्टरेशंस हो, वो ड्रग हमारे पास एक्सपायर्ड हो, तो क्या उस ड्रग को हम एडमिनिस्टर करवाएं तो हमारे पास जो रिएक्शंस रिपोर्ट होंगे उनको हम एडीआरस कहेंगे या नहीं कहेंगे। या हम हर्बल मेडिसिन की अगर बात करें, हर्बल मेडिसिन को एडमिनिस्टर करवाने से रिएक्शंस रिपोर्ट हुआ, आर दे काउंटेड इन एडीआरस? या एक्सिपिएंट्स की वजह से कोई रिएक्शन रिपोर्ट हुआ, या ड्रग को हमने विड्रॉ किया तो फिजिकल और साइकोलॉजिकल चेंजेस आई।
अब वो ADRs हैं कि नहीं है, अब ये सब कुछ उस WHO की डेफिनेशन के अंदर क्लियर नहीं था। तो ये हमारे पास सब फ्लॉज हैं जो कि उस डेफिनेशन के अंदर क्लियर नहीं थे। अब उन सब को ओवरकम करने के लिए एक नई डेफिनेशन आई। वो नई डेफिनेशन एडवर्ड्स एंड एरनसन ने दी 2000 के अंदर। जो WHO की डेफिनेशन थी वो 1972 के अंदर आई थी। अब इस डेफिनेशन में उसने इन सब चीजों को, डेफिशिएंसीज को कवर किया। वो कहता है एप्रिशिएबल हार्मफुल और अनप्लेजेंट रिएक्शन रिजल्टिंग फ्रॉम इंटरवेंशन रिलेटेड टू द यूज ऑफ मेडिसिनल प्रोडक्ट। उसने यहाँ पे टर्म मेडिसिनल प्रोडक्ट यूज कर दी, उसने यहाँ पे ड्रग प्रोडक्ट की बात नहीं की। अब मेडिसिनल प्रोडक्ट में हमारे पास हर्बल भी चीजें आ जाती हैं, which predicts hazards from future administration, यानी कि withdrawal पे भी आ सकते हैं, and warrants prevention or specific treatment, alteration of dose regime और withdrawal of the product। alteration of dose regime में वही जनरल एग्जांपल जो हमने पहले भी दी कि हिपैटिक कंप्रोमाइज को नॉर्मल डोज दी तो उसके अंदर जो रिएक्शंस आएंगे उनको हम ADRs नहीं कहेंगे। हिपैटिक कंप्रोमाइज में अगर उसकी कैलकुलेटेड डोज के ऊपर ADRs आ रहे हैं तो उनको अब हम ADRs कहेंगे। तो ये न्यू डेफिनेशन थी। देन अब हम डिफरेंसेस देखेंगे। हमने 3 डिफरेंसेस की बात की कि जो हम देखेंगे आज के इस वीडियो में। वो क्या क्या है? एडवर्स ड्रग रिएक्शन और एडवर्स ड्रग इफेक्ट में क्या डिफरेंस है, साइड इफेक्ट और एडवर्स ड्रग रिएक्शन में क्या डिफरेंस है, एडवर्स ड्रग इवेंट और एडवर्स ड्रग रिएक्शन के अंदर क्या डिफरेंस है। तो सबसे पहले एडवर्स ड्रग रिएक्शन और एडवर्स ड्रग इफेक्ट की बात करें अगर हम, जो है एडवर्स ड्रग रिएक्शन। एडवर्स ड्रग रिएक्शन क्या है? वो एक्सपीरियंस ऑफ पेशेंट के ऊपर है, पेशेंट पर्सपेक्टिव के ऊपर जो होता है उसको हम एडवर्स ड्रग रिएक्शन कहते हैं। एडवर्स ड्रग इफेक्ट क्या है? जो ड्रग पर्सपेक्टिव से है, तो ड्रग के वजह से जो हो रहा होता है उसको हम कहते हैं एडवर्स ड्रग इफेक्ट, लेकिन जो पेशेंट एक्सपीरियंस कर रहा है उसको हम कहते हैं एडवर्स ड्रग रिएक्शन। सेकेंड डिफरेंस हमारे पास है साइड इफेक्ट और एडवर्स ड्रग रिएक्शन का। अब ये जितने भी साइड इफेक्ट्स होते हैं या ड्रग एलर्जीज होती हैं, ये सब हमारे पास एडवर्स ड्रग रिएक्शन की ही टाइप्स हैं। ये हम आगे फर्दर क्लासिफिकेशन के अंदर चीजें डिटेल डिस्कस करेंगे, लेकिन अभी हम सिर्फ डिफरेंस देख रहे हैं। अब साइड इफेक्ट्स और ड्रग एलर्जीज क्या है? एडवर्स ड्रग रिएक्शन की ही टाइप्स हैं हमारे पास। अब ये जो साइड इफेक्ट है ये ADR का पार्ट है, एडवर्स ड्रग रिएक्शन का पार्ट है, और ये बेनिफिशियल भी हो सकता है। फॉर एग्जांपल मिनॉक्सिडिल हमारे पास एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग है, इसको यूज किया गया ब्लड प्रेशर को ट्रीट करने के लिए। अब इसका साइड इफेक्ट ये आया, अनएक्सपेक्टेड बेनिफिट क्या था? ये ड्रग हेयर ग्रोथ में हेल्प कर रही थी। अब ये बेनिफिशियल इफेक्ट है, हेयर ग्रोथ में करवा हम इसको यूज कर सकते हैं, लेकिन हमने इसको यूज किया BP ट्रीटमेंट में, इसने क्या किया? हेयर ग्रोथ करवा दी। तो ये साइड इफेक्ट है, बेशक ये अनएक्सपेक्टेड बेनिफिट है लेकिन उस ड्रग के लिहाज से ये साइड इफेक्ट है। तो जो साइड इफेक्ट्स होते हैं हमारे पास वो हेल्पफुल भी हो सकते हैं, बेनिफिशियल भी हो सकते हैं और हार्मफुल भी हो सकते हैं। नेक्स्ट जो डिफरेंस हम देखेंगे वो है एडवर्स ड्रग इवेंट और एडवर्स ड्रग रिएक्शन के दरमियान। ADE stands for adverse drug event and ADR stands for adverse drug reaction। एडवर्स ड्रग इवेंट क्या है? ये प्रिडिक्टेड रिएक्शन है। प्रिडिक्टेड किस तरह से? अभी एक ड्रग मार्केट में नहीं आई, उस ड्रग की इनेट प्रॉपर्टीज, उस ड्रग की करेक्टरिस्टिक्स, उसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज, केमिकल प्रॉपर्टीज, उनकी वजह से जो हम कहते हैं कि इस ड्रग से ये हो सकता है, वो सब क्या है? उस ड्रग का प्रिडिक्टेड रिएक्शन है। उसकी इनेट प्रॉपर्टीज से हम उसको लिंक करते हैं। या वही एडवर्स ड्रग इवेंट अनप्रिडिक्टेड हो सकता है। अनप्रिडिक्टेड किस तरह से? एक ड्रग मार्केट में लॉन्च हो गई, अब आहिस्ता आहिस्ता जब लोग उसको खा रहे हैं, उसको ले रहे हैं, तो लॉन्ग टर्म इफेक्ट्स आ रहे हैं। लॉन्ग टर्म साइड इफेक्ट्स कौन से? हमने पहले बताया रिप्रोडक्टिव सिस्टम पे या कार्सिनोजेनिक इफेक्ट्स, तो वो अनप्रिडिक्टेड रिएक्शंस भी रिपोर्ट हो रही हैं। तो वो जो लीफलेट के ऊपर, लिटरेचर के ऊपर गिवन होते हैं उनको हम कहते हैं एडवर्स ड्रग इवेंट। अब जो लीफलेट के ऊपर सारे एडवर्स ड्रग रिएक्शंस या इवेंट्स उसके ऊपर दिए होते हैं, वो पेशेंट तो सारे एक्सपीरियंस नहीं करता। अब एक लीफलेट के ऊपर बहुत ज्यादा साइड इफेक्ट्स दिए होते हैं, पेशेंट वो सारा एक्सपीरियंस नहीं कर रहा, तो उनमें से कुछ होते हैं जो पेशेंट एक्सपीरियंस करते हैं। अब जिनको पेशेंट एक्सपीरियंस करता है, रिपोर्टेड रिएक्शन होते हैं, उनको हम एडवर्स ड्रग रिएक्शन कहते हैं, जो पेशेंट के एक्सपीरियंस पे आते हैं, पेशेंट की सफरिंग, ड्रग एडमिनिस्टर करवाने के बाद जो पेशेंट सफर करता है, जिनको रिपोर्टेड रिएक्शंस कहते हैं।
जो एडवर्स ड्रग इवेंट होता है वो इस्टेब्लिश्ड होता है। एडवर्स ड्रग रिएक्शन मे और मे नॉट बी इस्टेब्लिश्ड। क्यों? एडवर्स ड्रग इवेंट्स हमेशा कौन से होंगे? जो सारे लीफलेट के ऊपर दिए हुए हैं। रिएक्शन सिर्फ उसको कहेंगे जो पेशेंट ने एक्सपीरियंस किया। अब पेशेंट उसको रिपोर्ट करता है तो उसको हम लीफलेट पे लिख देंगे, तो वो हमारे पास है एडवर्स ड्रग रिएक्शन। एडवर्स ड्रग इवेंट प्रूव्ड भी हो सकता है और ऐसा भी हो सकता है कि वो प्रूव ना हो। प्रूव कैसे होगा? पेशेंट उसको एक्सपीरियंस करेगा, पेशेंट कहेगा हाँ मुझे ये हुआ था, तो वो प्रूव्ड हो गया। कब वो प्रूव नहीं होगा? पेशेंट ने वो ड्रग खाई लेकिन उसने एक्सपीरियंस ही नहीं किया उस तरह का रिएक्शन, तो वो क्या कहेगा? एडवर्स ड्रग इवेंट इज नॉट प्रूव। लेकिन रिएक्शन हमेशा ऑब्जर्व्ड और प्रूव्ड होता है। पेशेंट के अंदर वो होगा तो उसको हम रिएक्शन कहेंगे, अगर वो पेशेंट के अंदर नहीं हो रहा तो उसको हम रिएक्शन नहीं कहते। जो एडवर्स ड्रग रिएक्शन होता है वो हमेशा जब पेशेंट एक्सपीरियंस करता है तो उसके बाद हम क्या करते हैं? लीफलेट के ऊपर उसको लिख देते हैं। तो ADR is always ADE, एडवर्स ड्रग रिएक्शन इज ऑलवेज ADE, यानी कि एडवर्स ड्रग इवेंट। लेकिन एडवर्स ड्रग इवेंट एडवर्स ड्रग रिएक्शन हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता। एडवर्स ड्रग इवेंट कब रिएक्शन होगा? अगर पेशेंट उसको एक्सपीरियंस करेगा। और यही एडवर्स ड्रग इवेंट कब नहीं होगा? एडवर्स ड्रग रिएक्शन जब पेशेंट उसको एक्सपीरियंस नहीं करेगा। यही सारे डिफरेंसेस उसने बुक के अंदर हमारे पास जो पैराग्राफ है क्लासिफिकेशन ऑफ ADR से ऊपर, यहाँ पे उसने हमें कुछ इसमें से डिफरेंसेस दिए हुए हैं। तो लाइक दिस आप इसका खुद से टेबल ड्रॉ कर लें, तो ये डिफरेंसेस मोर देन इनफ हैं। अगर कोई पूछे तो हमें एडवर्स ड्रग इवेंट और रिएक्शन के बीच में डिफरेंस पता होना चाहिए। सिमिलरली इस जगह पे उसने साइड इफेक्ट और एडवर्स ड्रग रिएक्शन के अंदर डिफरेंस बताया, वो भी हमें पता होना चाहिए। तो आज के लेक्चर में हमने बस यही पॉइंट्स डिस्कस करने थे। इंशाल्लाह इन नेक्स्ट वीडियो हम क्लासिफिकेशन की तरफ जाएंगे। जो हमारे पास एडवर्स ड्रग रिएक्शंस हैं उनकी हम 3 तरह से क्लासिफिकेशन करेंगे। तो होप सो आपको आज का लेक्चर अच्छा लगा होगा और आपको समझ भी आई होगी। थैंक यू।